हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो मैंने सोचा जितनी भी हमारी फ्रैंक पब्लिकेशन की समरी है उसका एक पीडीएफ बना के आपको पूरा चैप्टर एक रिवाइज करा दूं, आपके पूरा सिलेबस बेसिकली टर्म टू का। ओके, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके इस बार पूछे आएंगे मैं सारे आपके क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका फास्ट रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको आप अगर रोज देख सकते हैं तो आप रोज देखिए, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है दैट इज अ केन्सियन थ्योरी, चैप्टर नंबर 12, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन फंक्शन। क्लियर। सो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन होता क्या है और इसको लिखना कैसे है, बेसिकली 4 मार्क्स का आएगा। तो 4 मार्क्स के लिए आपको जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपने ऐप पे मैंने बेसिकली शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो केन्सियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। बेसिकली कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, एक इनकम और आपके इनकम और कंजप्शन की एक रिलेशनशिप होती है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है। सो इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सो देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ केन्सियन कंजप्शन फंक्शन, सी इक्वल टू एफ वाई। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी सी इक्वल टू एफ वाई। इसका मतलब होता है कि जो कंजप्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है किसकी, इनकम की। मतलब वाई यहाँ पे इनकम से शो होता है, ठीक है, कैपिटल वाई यहाँ पे इनकम शो होता है। एफ मीन्स फंक्शनल, सी मीन्स कंजप्शन। तो इस बेसिकली इक्वेशन का मतलब है कि कंजप्शन एंड इनकम इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। एफ हियर एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड है दैट इज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको पता है कि जो कंजप्शन फंक्शन है दो हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है, एक है आपका एमपीसी और एक है आपका एपीसी, ठीक है। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जिसे स्मॉल सी से भी डिनोट किया जाता है। एंड उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज पॉजिटिव बट लेस देन वन। मतलब कहने का मतलब है 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी आपकी एमपीसी की, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है 0 to 1। एंड यहाँ पे है एमपीसी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, या चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। एंड एपीसी का फॉर्मूला है सी ओवर वाई। तो ध्यान रखिएगा कंजप्शन फंक्शन को दो हिस्सों में बेसिकली मेजरली डिवाइड किया जाता है, एक आपका एमपीसी और एक आपका एपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और एपीसी का भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एमपीसी की वैल्यू ध्यान में रखनी है कि 0 to 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन रिलेशनशिप होती है किसकी, इनकम और कंजप्शन की, ठीक है। दो हिस्सों में ऑलरेडी मैंने बता दिया, एमपीसी और एपीसी में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ कंजप्शन फंक्शन का ऑलरेडी पढ़ लिया है। यही पढ़ लेते हैं कि कंजप्शन फंक्शन इज इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली। तो इसका जो ग्राफ होता है आपको पता है कैसा बनता है, ये आपका कंजप्शन कर्व है और बेसिकली ये आपका क्या है, इनकम कर्व है। तो दिस इज योर इनकम कर्व जो आपकी 45 लाइन डिग्री है, एंड दिस इज योर कंजप्शन कर्व, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ए पॉइंट, जहाँ से कंजप्शन स्टार्ट होता है कंजप्शन लाइन, वो होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो दिस पॉइंट इज ऑल द ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्लियर हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज अ इनकम लाइन विच इज शोन बाय वाई, ओके। एंड दिस लाइन बेसिकली इज दिस लाइन इज अ इनकम लाइन, यस, एंड दिस लाइन इज अ कंजप्शन लाइन। और ये जहाँ से स्टार्ट होती है दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अब आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसका जो स्लोप होता है लेस देन 1 होता है, एंड इट कट्स 45 लाइन डिग्री फ्रॉम लेफ्ट विद अ स्लोप लेस देन 1। ओके, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो 3 पॉइंट है ऊपर के, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने हैं। देन आपका प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ आप कह सकते हो सेविंग फंक्शन है आपका। ये भी क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसकी, सेविंग और इनकम की, ठीक है। सो और इसका जो आपका सेविंग जो है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व होता है। मतलब इसका कर्व जो है आपका ऊपर की तरफ जाता है। जो जितने भी कर्व ऊपर की तरफ जाते हैं उसे इकोनॉमी में पॉजिटिवली स्लोप कर्व बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही आपका सेविंग फंक्शन भी दो तरह का होता है, एक दो तरह में डिवाइड होता है बेसिकली। ये आप कह सकते हो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एमपीएस एंड एपीएस, ठीक है। तो एमपीएस होता है आपका डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, और आपका एपीएस होता है एस ओवर वाई। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो बेसिकली आपका और इसका जो एमपीएस होता है बेसिकली ये क्या, स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन होता है। जैसे आपका एमपीसी, बेसिकली एमपीसी है क्या, स्मॉल सी से जो डिनोट करते हैं वो था क्या, वो स्लोप था कंजप्शन लाइन का। ऐसे ही आपका जो एमपीएस होता है वो क्या होता है, आपका स्लोप है किसका, सेविंग फंक्शन का, सेविंग कर्व का, ठीक है। द स्लोप ऑफ द सेविंग लाइन इंडिकेटेड बाय एस। तो यहाँ पे स्मॉल एस का मतलब भी क्या है, आपका एमपीएस है। क्लियर हो गया। देन एपीएस इक्वल टू एस ओवर वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस ओवर वाई होता है, और एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है। सेम वे एमपीसी जिसे स्मॉल सी से डिनोट किया गया है, प्लस एपी
APS, ठीक है, सॉरी MPC प्लस MPS भी 1 के बराबर होता है। जैसा आपका APC प्लस APS 1 के बराबर होता है, ठीक है, वैसे ही आपका स्मॉल सी यहाँ पे कहने का मतलब है MPC और स्मॉल s का मतलब है यहाँ पे MPS, वो भी 1 के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपका 1 मार्क्स के लिए कोई MCQ पूछा जा सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको जो ध्यान में रखना है वो है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम के साथ आपकी सेम रहती है। मान लीजिए इनकम इतनी है Y0, ये Y1, Y2, Y3, Y4 ऐसे चलते आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट सेम है। भले आपकी इनकम इतनी हो तब भी इन्वेस्टमेंट ये है, भले इनकम इतनी हो, मतलब कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहती है। दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम और आउटपुट। तो बेसिकली इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर हो गया, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दैट इज इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि कैसे बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम इक्विलिब्रियम में आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको दो अप्रोच से आपके पढ़ाया जाता है। एक है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दूसरा है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके अंडर क्या होना चाहिए, आपका एडी किसके बराबर होना चाहिए, एएस के बराबर होना चाहिए, और इसके अंडर क्या होना चाहिए, सेविंग आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। ये आपको पता है, तभी आपके क्या है इनकम और आउटपुट डिटरमाइन होगा। तो इस केस में, इस अप्रोच में आपका एडी शुड बी इक्वल टू योर एएस एंड इन दिस केस इट शुड बी सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। सो इन टर्म्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इक्विलिब्रियम level of income and output is determined when the desired aggregate demand for goods and services is equal to the aggregate supply। मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली AE कर्व विद 45 लाइन डिग्री। तो जब इसका आप डायग्राम से इसे आप पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो ये आपका AD कर्व होता है, ये आपका AS है, बेसिकली AS Y के बराबर आपका माना जाता है, इनकम के बराबर। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज अल्टरनेटिवली। अब अल्टरनेटिवली मतलब दूसरी अप्रोच है हमारी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो उसमें कब क्या होगी हमारी, बेसिकली जब हमारा जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्लान्ड सेविंग के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो ग्राफिकली जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे ये आपका सेविंग कम होता है, ठीक है, ये आपका सेविंग कर्व है आपका, ओके, और ये आपका बेसिकली है इन्वेस्टमेंट कर्व। तो जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको क्या देना है, इसकी एक डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि बेसिकली क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, मतलब जितने अमाउंट से हमारा क्या है, एक तरह का रेशियो है आपका डेल्टा Y ओवर डेल्टा I। मतलब कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने लेवल से जब इंक्रीज होती है तो उसका प्रभाव आपकी इनकम पे क्या पड़ता है, बेसिकली इनकम कितने लेवल से बढ़ती है फिर। सो आपका यहाँ ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज अ मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ increase in investment expenditure। So as increase in investment will lead to the rise in income which is a greater than increase in investment। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई आपका रेशियो है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम मान लीजिए 500 करोड़ से हम अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम कितने लेवल से बढ़ेगी वो हमारा बेसिकली क्या बताएगा, मल्टीप्लायर बताएगा। तो मान लीजिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ है, 100 करोड़ से आपने इंक्रीज़ की और आपकी जो इनकम है 500 करोड़ बढ़ गई, तो आपका के की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। चलिए, ओके, और ध्यान रखिएगा द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन इनकम व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन। तो हम हर समय आपकी जो वैल्यू है के की वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तभी तो आपकी इंक्रीज होगी। अगर 1 से छोटी है तो आपकी फिर इनका उल्टा इन्वेस्टमेंट करने से आपकी मतलब इनकम कम हो गई, दैट विल बी वेरी अब्सर्ड, है ना। तो दैट शुड बी ऑलवेज, जो के की वैल्यू है वो हर समय ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला ये भी होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस सी। यहाँ स्मॉल सी का मतलब होता है MPC, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। और 1 माइनस MPC का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज MPS, ओके। 1 माइनस MPC को हम MPS भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही बेसिकली आपको, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, 3 फॉर्मूले हो गए आपके मल्टीप्लायर निकालने के, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बार आपका ये नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ मनी। मनी में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि मनी इस बेसिकली अलग अलग इकोनॉमिक्स ने को अलग तरह से डिफाइन कर रखा है। द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मनी इज एनीथिंग दैट इज जर्नली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये आपका ध्यान में रखना है कि बेसिकली मनी की डेफिनेशन क्या होती है।
नेक्स्ट दैट इज का फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी पूछे आ सकते हैं आपसे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो प्राइमरी फंक्शन आपके मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। देन है कंटिंजेंट फंक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने, अगर आपसे प्राइमरी फंक्शन पूछा जाता है तो ये एक्सप्लेन करना है, मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और आपको ये बताऊँ, मेरे ऐप में मैंने एक कोर्स बनाया है, इट इज़ जस्ट ₹70, जिसमें मैंने आपके थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और मनी के नोट्स बना के 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रखी है। आपको फ्री PDF भी मिलेगा, तो अगर इफ़ यू वांट टू अवेल, आप अवेल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इफ़ यू वांट यू कैन गो दैट। अगर आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए देन यू कैन अवेल द कोर्स। नेक्स्ट दैट इज़ योर कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में क्या आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो लेक्चर में दे रखी है, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको अगर ये पूछा जाता है तो आप फिर इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ये नहीं कि कंटिंजेंट फंक्शन में आपने ये डाल दिया, तो वहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो जो पूछे आ रहे हैं आपको बहुत बहुत स्पेसिफिक रहना है, कंटिंजेंट में कंटिंजेंट ही डालने हैं। अगर सिंपली पूछता है फंक्शन ऑफ मनी एक्सप्लेन करो 4 मार्क्स का, तो फिर भी कोई भी 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मनी की इंपॉर्टेंस आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मनी सप्लाई, पढ़ लीजिएगा। मनी सप्लाई की क्या होता है, ये स्टॉक ऑफ मनी होता है एट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल टू द पब्लिक। बेसिकली मनी सप्लाई क्या होता है कि एक स्टॉक ऑफ मनी होता है दैट इज एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो लोगों को अवेलेबल होता है, दैट इज और यू कैन से जो मनी हमारी सर्कुलेशन में होता है दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई, ठीक है, ओके। एंड इन इंडिया कौन ध्यान रखता है, हम 4 तरीके से मेजर करते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। इसको मैंने अलग एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन जरूर ध्यान रखिएगा हाई पावर्ड मनी की। तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब जितना हम लोग के पास पैसा है और आपके पास जो बैंकों के पास पैसा है, एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक एज ए रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। तो आपका क्या क्या आता है हाई पावर्ड मनी में, एक तो जो करेंसी आपके पास है और आपका पैसा बेसिकली जो बैंकों के पास है, और बैंकों का पैसा मतलब बेसिकली जो RBI के पास है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, हाई पावर्ड मनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बैंकिंग में आ जाते हैं, तो बैंकिंग में आपको कमर्शियल डेफिनेशन या आपसे पूछेगा व्हाट इज़ बैंक या कमर्शियल बैंक, एक ही है बेसिकली, ठीक है, डेफिनेशन एक ही मानी जाएगी। तो आप द कमर्शियल बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ बैंक पूछते हैं तो आप कमर्शियल हटा सकते हैं, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि क्या होती है बेसिकली, ठीक है, वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ बैंक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। देन इट गिव्स एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ आउटराइट लोन, दूसरों को लोन देता है। लोन क्या हो सकते हैं आपके, आउटराइट लोन हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो सकता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, फैसिलिटेट पेमेंट थ्रू चेक्स हो सकता है, एजेंसी फंक्शंस हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन स्पेसिफिकली इस बार क्रेडिट क्रिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 9 फंक्शन दे रखे हैं, आपको 9 के 9 पढ़ के जाने हैं। भले ही 4 मार्क्स का आएगा तो कोई भी 4 लिख सकते हैं, लेकिन कई बार स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि भैया कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ द हाउस क्या होता है, ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्या होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब कि जब बैंक कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तो वो कहाँ से पैसा लेते हैं, फिर सेंट्रल बैंक के पास जाकर लेते हैं। कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, है ना, तो जितना भी फॉरेन रिजर्व है उसकी कस्टडी RBI रखता है। बैंकर ऑफ द बैंक है, सारे बैंकर का बैंकर है, ठीक है, उसकी एडवाइस सबको माननी पड़ती है, ओके। गवर्नमेंट का बैंकर है, फिजिकल एजेंट है और एडवाइजर है। गवर्नमेंट का जो बैंकर है बेसिकली उसका एडवाइजर भी है, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी के रिलेटेड उसको वहाँ पे एडवाइस भी करता है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके 4 तो अच्छे से बिल्कुल घोट के पी लीजिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 4, लेकिन पढ़ने आपको सारे पढ़ेंगे, कई बार स्पेसिफिकली 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो। ये प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन भी करता है, बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, लोगों को जो डेवलपमेंट फंक्शंस हैं उसको सपोर्ट करता है, राइट। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, पैसे को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, दो तरीके होते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है और एक आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है।
क्वालिटेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स या क्वालिटेटिव, ध्यान रखिएगा एक ही बात है। और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में आता है आपका बैंक रेट, ठीक है, और फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ठीक है, जिसमें आपका आपका रिवर्स रेशियो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो क्वालिटेटिव है, यहाँ आप कह सकते हो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रेशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डोंट लीव एनी पॉइंट, मैंने ऑलरेडी सारे अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर टर्म 2 का पूरा ही आपको एक जगह वीडियोस चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, उसमें आपको सारे ही बेसिकली आपको क्या मिल जाएंगे, यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बेसिकली टर्म 2, ऑल द लेक्चर्स, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन विद द कंटेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कंट्री का बहुत सिंपल है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। मतलब एक देश जितना भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है हमारे रेसिडेंट्स के साथ, ठीक है, मतलब हमारे रेसिडेंट्स जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स बाहर की रेसिडेंट्स के साथ बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वो अच्छे से पढ़ना है आपको। तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, इनकम फ्लोस आता है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आता है। बेसिकली आप कह सकते हो उसे दो कॉम्पोनेंट्स को दो अकाउंट में डिवाइड किया जाता है। करंट अकाउंट होता है, ठीक है, एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बैंकिंग कैपिटल, रुपी, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि हमारी जो डिसइक्विलिब्रियम कब होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब हमारी जो रिसीट साइड है वो बड़ी हो जाती है, हमारी पेमेंट साइड बड़ी हो जाती है हमारी रिसीट से, दैट इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम। तो वो किस किस वजह से होता है, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। हमारे देश में जब इन्फ्लेशन होता है तो हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने लग जाते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो फॉल इन फॉरेन डिमांड हो जाता है, कि हम जो बाहर से लोग हमसे जो डिमांड कर रहे थे वो फॉल हो जाता है। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जब सरकार बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने लगती है। इंक्रीज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, डिक्रीज ऑफ सप्लाई, एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये इंक्रीज डेप बर्डन, जब डेप बर्डन इंक्रीज हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है। पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो हमें बहुत चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसकी वजह से हमारी जो पेमेंट साइड बड़ी हो जाती है। तो आपको ये सारे ही मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्लीज़ स्टडी एंड सारे ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है, डोंट लीव एनीथिंग। ओके, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन से, डिवैल्यूशन से, ये सारे आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि किस मेथड से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। ओके, उसके बाद आपको फिक्स्ड की आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन आ सकती है कि फिक्स्ड रेट एक्सचेंज क्या होती है, कि जब एक सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, जैसे हमारे इन केस ऑफ इंडिया RBI फिक्स कर देता है कि हम $1 के भैया 50 रुपये ही देंगे, ठीक है, तो वो होती है फिक्स्ड। अब वही बात करें फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल क्या होता है, बेसिकली आपका चेंज होता रहता है, रोज चेंज होता रहता है, हर आवर में चेंज होता रहता है। मतलब आज $1 की वैल्यू 50 रुपये है, तो मान लीजिए कल 55 रुपये हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, फिर 50 वापस भी हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपकी करेंसी गिरती है, मतलब आपकी करेंसी फ्री मार्केट में गिरती है, कहने का मतलब है RBI का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी RBI हमारी जो करेंसी है वीक होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो मार्केट सिचुएशन है उसकी वजह से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारी करेंसी हमारी स्ट्रांग होती है रिलेटिव टू द अदर करेंसीज इन द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट कहने का मतलब है हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी अपनी वजह से क्या हो रही है, हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ डीवैल्यूशन। डीवैल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई भी मतलब बैंक जो होता है, बेसिकली RBI या कोई भी किसी भी देश का बैंक जानबूझ के अपनी करेंसी को गिरा देता है, उसे डीवैल्यूशन बोलते हैं। देखिए इन दोनों केसेस में हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूशन। फर्क ये है कि ये मार्केट सिचुएशन की वजह से होती है और ये क्या होती है, वहाँ का सेंट्रल बैंक खुद करता है। नेक्स्ट दैट इज रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन का मतलब होता है कि हमारी जो बेसिकली जो करेंसी है वो ऊपर उठती है, RBI उसे जानबूझ के स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। RBI स्ट्रॉन्ग करता है किसी भी देश का जो बेसिकली सेंट्रल बैंक है उसको क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है अगेंस्ट द अदर करेंसीज ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, दैट इज द रिवैल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस दोनों केस में बेसिकली इन दोनों केस में आपका क्या होगा, करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। एप्रिसिएशन में मार्केट की वजह से होगी और यहाँ पे हमारी जो होगी
आरबीआई की वजह से होगी, सेंट्रल बैंक की वजह से होगी, और इन दोनों में फॉल करेगी। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस। ओके, पब्लिक फाइनेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टडी होती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? सिंपली द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग और पब्लिक बोरोविंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये स्टडी होती है पब्लिक फाइनेंस। और फिजिकल पॉलिसी एक तरह की पॉलिसी होती है सरकार की रिगार्डिंग द टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोविंग। मैंने आपको बताया था दो तरह की पॉलिसी होती है हमारी इकोनॉमी में। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आरबीआई हैंडल करता है, और एक होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी केंद्र सरकार क्या करती है, उसको अपने अंडर रखती है। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी इज टोटली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली अंडर द आपका ध्यान रखिएगा आरबीआई, और जिसके अंडर आपका सिलेक्टिव कंट्रोल, वो सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ लिया बैंकिंग में, तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। सिंपली पब्लिक यहाँ पर कहने का मतलब है सरकार के, जो सरकार के रेवेन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं? सबसे पहले रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस फ्रॉम इनकम कॉर्पोरेशन, कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़। तो यहाँ से जितने भी टैक्सेस से बेसिकली सरकार को कमाई होती है, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। देन हमारे रिसिप्ट्स फ्रॉम द नॉन टैक्स रेवेन्यू। कई बार हमारी सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स, ग्रांट इन एड्स। तो ठीक है, नॉन टैक्स भी कई बार मतलब कोई देश हमें ग्रांट देके चला जाता है ना। कोई हमें जो रेवेन्यू हो जाता है सर्विस, जब सरकार सर्विस प्रोवाइड करती है, सरकार का कुछ शेयर होता है दूसरी कंपनियों में, तो उससे डिविडेंड मिलता है। सरकार की खुद की कंपनी होती है, तो प्रॉफिट कमाती है। तो बेसिकली ये हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये पता होना चाहिए। पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि भैया दो नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज बताओ, दो टैक्स रेवेन्यू के सोर्स बताओ। तो आप दो याद रख सकते हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोविंग। मतलब फिजिकल पॉलिसी में होता है, कैसे फिजिकल पॉलिसी पॉसिबल हो पाती है? दो चीज़ों की वजह से। एक होता है आपका दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार के जो खर्चे होते हैं उसकी वजह से, और दूसरा है पब्लिक बोरोविंग, जो सरकार बोरो करती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि दो तरह, एक तो इसके हिसाब से किया जाता है इसको क्लासीफाई, और एक इसके हिसाब से किया जाता है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव। ओके, ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इट विल डेफिनेटली आस्क्ड, एनी वन ऑफ द विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर पता होनी चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होती है? जो सरकार के खर्चे होते हैं। तो सरकार कहाँ कहाँ खर्चे करती है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसके डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आपका क्या है? इट हेल्प्स अ पावरफुल वेपन इन द ब्रिंगिंग। सबसे पहले ये क्या करती है? हमारे एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को रखती है, इनकम एंड वेल्थ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिजिकल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जितना सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी उतना पैसा आएगा, उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दैट इज पब्लिक डेब्ट। सरकार कई बार कर्जे भी लेती है, सरकार को कर्जे भी लेते हैं। तो इसके दो तरह के क्लासीफाई किया जाता है, इंटरनल एक्सटेंट। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको पढ़ना है वो है दैट इज दिस मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, कैसे बेसिकली जब सरकार जब कर्जा तो लेती है, लेकिन जब उसे चुकाती फिर कैसे है, उसको रिडेम्पशन कैसे करती है, उसका रीपेमेंट कैसे करती है। तो बहुत तरीके हैं। सबसे पहले रिफंडिंग है, डेब्ट कन्वर्शन है, बजटरी सरप्लस है, टर्मिनल एन्युइटीज है, सिंकिंग फंड है, स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट है, कैपिटल लेवी, एक्सपोर्ट सरप्लस है। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है अपने लेक्चर्स में। प्लीज़ मैं उसका लिंक पूरा दे दूंगा, पूरे टर्म टू के मैंने 26 वीडियो बनाई हैं, इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो 25 वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन की दी हैं। तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग की आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? सरकार क्या करती है? जब सरकार अपने खर्चे पूरे करती है, जब नई करेंसी छाप के, है ना, सरकार के जब खर्चे पूरे नहीं होते तो सरकार क्या करने लगती है? करेंसी छापने लगती है। ठीक है, एक लिमिट तक। ओके, दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट फाइनेंसिंग। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दैट इज 17 चैप्टर बजट। बजट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बजट ऑफ द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स इन डिटेल एंड एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड बेसिकली गवर्नमेंट की बेसिकली ये बजट होता है, एक ईयर में बनाया जाता है। इसके अंडर क्या होता है? गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स और गवर्नमेंट की पेमेंट दिखाई जाती हैं। ठीक है, जो सरकार एक साल में बेसिकली करने वाली है। नीड एंड इंपॉर्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। टाइप्स ऑफ बजट में आपको ध्यान रखना है, दो ही पढ़ने हैं बस। एक यूनियन बजट पढ़ना है
और एक आपका स्टेट बजट पढ़ना है, ठीक है। तो यूनियन बजट पूरे देश के लिए होता है, स्टेट बजट हमारा बेसिकली क्या होता है, किसी एक स्टेट के लिए होता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द रेवेन्यू बजट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें दो तरह के बजट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट हमारे डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं सरकार के, ठीक है, वो रेवेन्यू बजट में आता है। तो रेवेन्यू बजट में आपके दो तरह की चीज़ें होती हैं, अगेन रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होता है, जो सरकार के डे टू डे सरकार को जो रिसीप्ट्स मिलती हैं, सरकार की जो कमाई है, फीस हम देते हैं, फाइन देते हैं, वो सब रेवेन्यू रिसीप्ट में चला जाता है। रेवेन्यू पेमेंट में क्या होता है बेसिकली आपका, रेवेन्यू पेमेंट में क्या होता है, जो डे टू डे सरकार के बेसिकली हम सरकार को पे करते हैं, जैसे जो सरकार पे करती है बेसिकली, जैसे सैलरीज हो गया, है ना, सरकार भी कई बार कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सैलरी देती है, तो वो सर आपका रेवेन्यू पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल ऐसे ही कैपिटल बजट है, अब इसमें आपका कैपिटल रिसीट आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एक लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, कैपिटल इन नेचर होता है। तो इसके पॉइंट्स आपको ध्यान है, इसमें भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल बजट ज़्यादा, सॉरी रेवेन्यू बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बजट को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, और रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन प्लान ये पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस्ड बजट क्या होता है, जब आपका सरकार का एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, रिसीप्ट्स के बराबर। और डेफिसिट बजट में जब सरकार के एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं रिसीप्ट से, मतलब सरकार के जो खर्चे हैं वो एक्सीड होते हैं रिसीप्ट से, और हमारा 90% ऑलमोस्ट हमारा हर साल का जो है बजट है डेफिसिट बजट होता है। तो डेफिसिट बजट को ध्यान रखिए, जब हमारे रिसीट्स ज़्यादा होते हैं, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं हमारे किससे, रिसीट से, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ मेजर्स ऑफ द बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसीट, ओके। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, सिंपली जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होगा रेवेन्यू पेमेंट से, दैट्स इट। और फिजिकल डेफिसिट होता है ओवरऑल पूरा बजट का, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल पेमेंट। ध्यान रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू की चीज़ें हम काउंट करेंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू पेमेंट, लेकिन फिजिकल डेफिसिट होता है ओवरऑल बजट डेफिसिट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप हर साल गवर्नमेंट आप देख सकती है कि इस साल का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इस साल का फिजिकल डेफिसिट कितना है, ठीक है। और एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, फिजिकल डेफिसिट से हम क्या माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं। मतलब इस बार का जितना भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें हम पिछले साल का जितना हमने लोन लिया था सरकार ने, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दैट इज, उसके बाद आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ओके। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अ नेशनल इनकम, आपका बेसिकली दिस इज 18 चैप्टर, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम। बेसिकली आपकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में सबसे ज़्यादा रखना है दैट इज अ सर्कुलर फ्लोज। मैंने ऑलरेडी एक अलग लेक्चर बना रखा है, सारे सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। मनी फ्लो, रियल फ्लो मैंने उसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें बेसिकली 4 तरह के मॉडल हैं आपके, एक तो 2 सेक्टर मॉडल है आपका, ठीक है, 2 सेक्टर में 2 हैं, एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ, एक विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, देना है आपका 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल है। तो कुल मिला के 4 मॉडल हैं, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट चैप्टर आपको डोमेस्टिक इनकम, ये इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे ये जो हैं आपके ये इनके फॉर्मूलेस आपको ध्यान में रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जीडीपी एमपी क्या होता है, एनडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं, ठीक है। आपको ये पूछ लेगा, मतलब ये पूछ लेगा कि ये कैसे निकलेगा, आपको ये दे देगा, तो इसमें ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ओके। मैंने अगेन इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी द वीडियोज़। देन लास्ट चैप्टर दैट इज अ मेजरिंग द नेशनल इनकम। 3 तरह के बेसिकली मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड होता है एक, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स को, फिर हम क्या करते हैं उसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को माइनस कर देते हैं, फिर हम उसको ऐड करते हैं जितना भी हमारा बेसिकली टोटल हमारा जो भी बेसिकली प्रोडक्शन होता है तीनों का, ओके। तो मैंने इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। देन इनकम मेथड भी है, इनकम मेथड में हम जितनी भी बेसिकली इनकम है ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम उसको ऐड करते हैं, जिसमें बेसिकली 3 तरह की आपकी इनकम आती है, लेबर इनकम दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस आपका कैपिटल इनकम दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, दैन मिक्स्ड इनकम आप ऐड कर देते हो, ठीक है। आपका क्या आता है फिर एनडीपी एट एफसी आता है,
फिर उसमें क्या आपका ऐड कर देते हो, NFI ऐड कर देते हो, तो आपका क्या बन जाता है NNPFC, एंड NNPFC सा नेशनल इनकम। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। दैन एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार में, अब सर एक्सपेंडिचर कौन कर सकता है, हाउस होल्ड कर सकते हैं, बिजनेस सेक्टर कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर सकती है। तो बेसिकली जो हाउस होल्ड करते हैं वो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो बिजनेसमैन करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार करती है वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली इन चारों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली GDP एट MP आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर फाइंड, यू कैन फाइंड द आपका NNPFC बाय एडिंग द NFIA एंड एडिंग द डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड डिडक्टिंग द NIT। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, इसके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या इसकी डिफ़िकल्टीज़ है, हर एक मेथड की कि क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। उसका सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 2 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब सारे चैप्टर्स आपके हैं। चैप्टर नंबर 20 के मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, तीनों में बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल मैंने पूरा आपको रिवाइज करा दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज़ टू कमेंट